हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास में वापस आए हैं फिजिक्स का थर्ड लेक्चर लेते हुए। और आज इस फिजिक्स के थर्ड लेक्चर के अंदर हम आपके पास में जुड़ेंगे। मोशन से रिलेटेड हमने लास्ट क्वेश्चंस करे थे और उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स सॉल्व करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो थर्ड लेक्चर फिजिक्स का हम लेकर आए हैं आपके लिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी नीट की और जेईई मेंस की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। मेहनत करते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे कि आपके पास में आपको बहुत ही अच्छा मेहनत का, सफलता का हासिल हो सके। ध्यान से देखिए, हमने लास्ट आपके पास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम जुड़े हैं आपके पास में एक 6 क्वेश्चन से, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था, ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को उसके लिए कहा था कि आप ये कितना सॉल्व करके ला सकते हैं। आपके कमेंट सेक्शन में मैं आपको देखूंगा कि कितने बच्चों ने सॉर्ट आउट किया है। तो मैंने देखा है कुछ बच्चे सॉर्ट आउट करे हैं इस क्वेश्चंस को, तो उस हिसाब से मैं आज इस क्वेश्चन के बारे में आपको कैरी फॉरवर्ड करके इसका आंसर एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए और मेहनत करते रहिए कि आपकी किसी भी तरीके से कोशिश ये होनी चाहिए कि इस बार का नीट का एग्जाम आप क्रैक कर सके और साथ के साथ के अंदर जेईई मेंस की एग्जाम्स क्रैक कर सके, जिससे आप सफलता की ओर आगे बढ़ सके। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास में ये क्वेश्चन था, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही फाउंड्स हिज वेटलेस। ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं क्योंकि आपके पास में लास्ट वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन मैंने पेंडिंग छोड़ा था स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उसके बाद में मैं कुछ टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद फिर अपन वापस से क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था कि जो 10th से 11th वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देखें और समझे कि हमारे को किस तरीके से आगे नीट की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास में, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ एलिवेटर। एक पर्सन है जो एलिवेटर के अंदर खड़ा हुआ है, एलिवेटर में है, मतलब लिफ्ट में है, अपन ये समझ के रखिए, ठीक है। लिफ्ट पोजीशन पे एलिवेटर के अंदर है। उसको कब वेटलेसनेस मिलेगा, यानी वो कौन सी कंडीशन में वेटलेसनेस होगा। तो ध्यान से रखिए कि वेटलेसनेस की कंडीशन तभी होती है जब बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगना बंद हो जाए। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, अगर हमारे पास पे जीरो हो जाए तो वो कौन सा क्या कहलाता है, डेट इज अ कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। अगर मैं बात करूं, ऊपर एन बराबर होता है किसके, एम जी के, इस कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे अपने पास जो वेट बराबर लगता है, जो बॉडी का वेट होता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो क्या हो गया, उसका जीरो हो गया, तो उसका जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं हमारे पास में, मतलब समझने से रिलेटेड है। देखिए इधर कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉडी का क्या हो जाना चाहिए, हमारे पास में जीरो हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा समझना इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है कि ये कौन सी कंडीशन में होगा, ही फाइंड्स वेटलेस। ये कौन सी कंडीशन में वो वेटलेस मिलेगा आपके पास में, व्हेन एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या एलिवेटर वेटलेस की कंडीशन में आपके पास में जो एलिवेटर है वो अपवर्ड की तरफ जाएगा, नॉट पॉसिबल। कि जब भी बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगना ही बंद हो जाता है तो क्या हो जाता है, बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, ठीक है। जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी होती है वो किसके बराबर हो जाती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। तो ध्यान से देखिए, तो इसलिए आपके पास बॉडी किधर की तरफ आएगी, ग्रेविटी की तरफ आएगी, टूवर्ड्स द ग्रेविटी आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अपवर्ड मूव करे। इसके अलावा एक थर्ड ऑप्शन पहले मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन एलिवेटर मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड का तो ऑप्शन नाम ही मत लो, अपवर्ड का नाम ही मत लो। यहां पे आ जाओ डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और आ गया डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिए, आपके पास के अंदर मैंने बोला जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, वेटलेस है, बिल्कुल फ्रीली फॉलिंग बॉडी है आपके पास पे, जैसे जैसे नीचे आएगी उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि बॉडी की वेलोसिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, यानी 9.81 मीटर पर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी हर एक सेकंड में इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने आपके पास एक बॉडी है उसको ऊपर वेटलेस कर दिया, यानी वेटलेस, इसका वेट आपके पास पे जीरो होगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है आपके पास पे, तो वो वेटलेस की कंडीशन में होगा, बॉडी ऊपर से नीचे फॉल करेगी आपके पास पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी की वेलोसिटी लगातार प्रत्येक सेकंड बढ़ रही है,
प्रत्येक सेकंड बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सवाल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, पर्टिकुलर सेम वेलोसिटी से लगातार आपकी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो इसका आंसर होगा व्हेन एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट फॉर इट। ठीक है, तो देख लीजिए आप सभी बच्चों ने बच्चों ने आंसर सही दिया है और किस किस ने आंसर गलत दिया है। अब हम उससे पहले आप सभी के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे जुड़े हैं, तो मैंने एक न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सप्लेन किया था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ। ये एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि उसके रिलेटेड एक इंपल्स में मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाना है। वैसे मैंने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में भी, लेकिन आज फिर देखिए थोड़ा सा इंपल्स को। ठीक है, इसके अलावा एक आध टॉपिक छोटे छोटे और देखिए, जिससे कि आप टॉपिक की भी समझ रख सके और उसके हिसाब से क्वेश्चंस को भी निकालने की एबिलिटी देख सकते कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, कुछ टॉपिक्स है न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ, सेकंड मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन करा था। ध्यान से देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बहुत ही अच्छे से समझना। व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आपको पता होगा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर व्हाट इज इनर्शिया, पहला तो ये समझना है कि इनर्शिया क्या है, ये क्या बला है, ये इनर्शिया क्या चीज है, इसको कैसे समझे हम। व्हाट इज इनर्शिया, इस इनर्शिया को हम कैसे समझ सकते हैं। इनर्शिया होता है द रेजिस्टेंस अकर्ड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूं कैसे आपके पास में, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, अगर अपन इसकी डेफिनेशन पढ़े, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी विच रजिस्ट इटसेल्फ इन अ यूनिफॉर्म पोजीशन। एक बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपने आप को अपनी स्टैटिक पोजीशन में रखने के लिए लग रही है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इनर्शिया। यानी जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, या फिर जो बॉडी मोशन कर रही है वो मोशन करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता, तब तक अपने वो मोशन में चेंजेस नहीं कर सकती। वो किसकी वजह से नहीं कर सकती, क्योंकि उसका क्या है, खुद का इनर्शिया है। अपन खड़े रहते हो तो अगर ताकत लगाते हैं क्या, अपन फोर्स लगा रहे हैं क्या। तो ध्यान से समझना, मैं आपको पास एक एक चीज समझा रहा हूं कि फोर्स का तो मतलब ही होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज आना, या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की रेट में चेंज आना। अगर मोमेंटम की रेट में चेंज आएगा तब आपकी बॉडी पे फोर्स लगाया है। अगर मैं यूं बैठा बैठा ताकत लगाऊंगा तो भाई साहब मेरे मोमेंटम में चेंज ही नहीं आ रहा, तो मैं फोर्स नहीं लगा रहा। तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है जो अपने आप को रजिस्ट कर रही है अपनी इनिशियल पोजीशन में रखने के लिए, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है हमारे पास में, एग्जिस्टेंस ऑफ मास, इट्स मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनर्शिया। अगर किसी भी बॉडी का कोई मास है तो इसका मतलब उसका इनर्शिया भी होगा। ध्यान से समझ लेना कि अगर किसी भी बॉडी का मास है तो उसका इनर्शिया भी होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मास इट्स मींस एग्जिस्टेंस ऑफ इनर्शिया। दूसरी चीज हो गई हमारे पास के अंदर क्या, कि द प्रॉपर्टी विच रजिस्ट इटसेल्फ, यानी ये कि प्रॉपर्टी है हर एक बॉडी की जो रजिस्ट करती है अपने आप को अपनी इनिशियल पोजीशन में रखने के लिए, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। ध्यान से समझ लीजिएगा इनर्शिया क्या है आपके पास में। दूसरी चीज, अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो बॉडी रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी, जो बॉडी मोशन कर रही है वो हमेशा मोशन करती रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर सकती। या फिर अपन इसको यूं समझे, थोड़ा सा उल्टा भी समझते हैं, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये भी कहना चाह रही है आपके पास के अंदर कि जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा वो बॉडी ही केवल मोशन करेगी, जिस बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा वो बॉडी मोशन नहीं करेगी। ये भी कह सकते हैं अपन। क्यों नहीं करेगी वो बॉडी मोशन, क्योंकि उसका क्या है, इनर्शिया है। सीधी सी बात है आपके पास के अंदर कि आपके पास, मैंने एक, जैसे आपने कई बार देखा होगा एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर एग्जांपल्स के रूप में भी देखा होगा कि एक कप है या फिर अपन ग्लास ले लेते हैं, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखते हैं, कार्डबोर्ड के ऊपर एक सिक्का रखते हैं, सिक्के को अपन मारते हैं, मतलब सिक्के को अगर अपन मतलब कार्ड को अगर अपन झटके से हटाते हैं या फिर निकाल लेते हैं एकदम से, तो क्या होगा आपके पास में कि हमने फोर्स किस पे लगाया, कार्ड पे लगाया है।
सिक्के पे नहीं लगा। सिक्के पे कौन सा फोर्स लगेगा? सिक्के पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो कप के अंदर जाएगा। क्योंकि हमने जिस बॉडी पे फोर्स लगाया केवल वो बॉडी ही मोशन करेगी, जिस बॉडी पे फोर्स नहीं लगाया वो बॉडी मोशन नहीं करेगी। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, तो ध्यान से समझ लीजिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपके पास के अंदर कि ओनली डेड बॉडी विच हैविंग एन फेस, यानी ओनली इट इज अकॉर्डिंग टू द ओम्स न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, when any external force is applied on a body then only that body change caused a motion। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर अगर अपन फोर्स अप्लाइड करेंगे केवल वो बॉडी ही मोशन कॉज करेगी, यानी अपने मोमेंटम में चेंज लाने की कोशिश करेगी। जिस बॉडी पे फोर्स नहीं लगा उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसका क्या है? इनर्शिया है जो उसको रजिस्ट कर रखा है। समझ में आ गया नहीं आ गया? यानी जिस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे वो बॉडी ही अपने मोशन में चेंज करेगी, जिस बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएंगे वो मोशन में चेंज नहीं करेगी। थोड़ा सा कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। बोल इसके अंदर ये इनर्शिया, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एक न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो भी मुझे एक्सप्लेन करना था। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है आपके पास के अंदर? पढ़ा भी होगा आपने, कई बार समझा होगा। एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सीधी सी बात है कि अगर किसी बॉडी ने किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया तो दूसरी बॉडी ने भी पहले वाली के ऊपर फोर्स लगाया। समझने की बात समझिएगा क्या, कि अगर मैंने सपोज कीजिए कि अगर मैंने मेरे हाथ से किसी को घूंसा मारा या फिर किसी के चांटा मारा, अगर मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया है, एफ फोर्स लगाया किसी भी बॉडी के ऊपर, ए बॉडी के ऊपर किसी भी गाल पे चाटा लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये है आपके पास के अंदर, देखो समझना, लॉजिक है सब चीज के अंदर, कि मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसके गाल पे तो दर्द होगा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। अब उतना ही फोर्स मेरी बॉडी पे भी लगेगा, ठीक है। अब आप ऐसे कहोगे सर हाथ पे तो कम दर्द होता है, गाल पे दर्द ज्यादा होता है। सीधी सी बात है कि सर हाथ पे अगर आपके पास के अंदर गाल पे दर्द ज्यादा होता है और हाथ पे कम दर्द होता है, प्रॉब्लम इतनी सी है कि गाल थोड़ी सेंसिटिव स्किन है, वो सेंसिटिव पार्ट है। और वो सेंसिटिव पार्ट है तो आपके पास में थोड़ा पेन ज़्यादा होगा, और अपना हाथ सख्त है तो अपने पास के अंदर जितना फोर्स हमारी बॉडी पे लग रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने हथौड़े से किसी दीवार को मारा, ठीक है, तो जितना फोर्स मैंने हथौड़े दीवार पे लगा उतना ही फोर्स हथौड़े पे लगा, लेकिन हथौड़े की रेजिस्टेंस पावर इतनी ज़्यादा है कि वो उस फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जितना फोर्स ए बॉडी बी पे लगा रही है उतना ही फोर्स बी बॉडी ए पे भी लगाएगी। एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब ए बॉडी जितना बी पे फोर्स लगाएगी बी भी ए पे उतना ही लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट, ठीक है। तो ये भी चीज अपन लिख सकते हैं अपने पास के अंदर कि ए बॉडी बी पे जितना फोर्स लगाएगी बी बॉडी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगी, बट कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। समझ चुके होगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपके पास के अंदर, कि एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। जितना अपन दूसरे को लगा मार रहे हैं उतना ही अपने पे फोर्स लग रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि अपने पास में मार कहाँ रहे हैं और किससे मार रहे हैं। अगर आपके पास के अंदर हाथ से अगर अपन किसी के ऊपर चांटा मार रहे हैं या फिर कुल्हाड़ी से मार रहे हैं या फिर हथौड़े से मार रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं, किसी से मार रहे हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस पावर कितनी है तो वो फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, और दूसरी वाले की कम है तो उसके ऊपर ऑब्वियस ही बात है कॉज ऑफ मोशन एक्ट होगा ही होगा, मोमेंटम में चेंज होगा ही आएगा। इसके बहुत सारे फॉर्मूले, एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास पे, तो ज़्यादा नहीं, लॉजिक जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे मैं समझाता रहूँगा। टॉपिक एक और आ गया हमारे पास में, एक इस पे बहुत अच्छा टॉपिक था, इम्पल्स। वैसे मैंने इसको पहले वाले उसमें भी एक्सप्लेन किया था, अभी फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। कितने ड्यूरेशन तक बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या कह सकते हैं हमारे पास में? इम्पल्स। इम्पल्स को एक और तरीके से कहते हैं, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन द मोमेंटम, change in linear momentum, change in the linear momentum of a body, that is called impulse। किसी भी बॉडी के लीनियर मोमेंटम के अंदर चेंज आना क्या कहलाता है हमारे पास पे? इम्पल्स कहलाता है। इसको अपन ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, वैसे आई इज इक्वल्स टू इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे हमारे पास में न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। पर ये डेल टी से डेल टी कट गया, यहाँ से गया, यहाँ पे आई बराबर हो गया किसके? डेल पी के। तो ये मेरे पास है फॉर्मूला बन गया।
तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ रहे होगे, मैं समझा रहा हूँ आपको कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स के बाद न्यूटन्स का थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, ये अपन ने एक्सप्लेन किया है, थोड़ी बहुत इसके ऊपर चर्चा करी है, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि हमारा टॉपिक क्या है। अब देखिए हमारे पास में एक सेकंड, नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है 0.5 kg। क्वेश्चंस थोड़े थोड़े बढ़ते रहेंगे। AIPMT 2006 के क्वेश्चन है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.5 kg बॉल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, striking a hard wall with 30 degree with a wall, it's reflected with the same speed at the same angle. If the ball is constant contact with the wall, if the ball is contact with the wall in for 0.25 second, then the average force acting on the wall is, बॉडी के ऊपर क्या एवरेज फोर्स एक्ट होगा। देखिए आपके पास में ये एग्जाम्पल दे रखा है, इन द सेंस ये डायग्राम आपको दे रखा होगा सामने, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए क्या ये डायग्राम है। कि अगर किसी भी बॉल को अपन दीवार पे मार रहे हैं, 30 डिग्री के एंगल के ऊपर मार रहे हैं, और किस वेलोसिटी से हिट कर रहे हैं, 12 मीटर पर सेकंड से, बॉल का मास दे रखा है 0.5 kg, मैंने हिट किया, हिट करके बॉल उधर चली गई आपके पास पे, यानी 30 डिग्री पे हुआ और 30 डिग्री के पर ही बॉल ऊपर की तरफ स्ट्राइक कर गई। हमारे से पूछा क्या जा रहा है कि द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, वॉल पे कितना फोर्स लगेगा, इस वॉल पे फोर्स कितना लगेगा ये पूछ रहा है आपसे। निकाल सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि हम कितना फोर्स लगेगा इस वॉल के ऊपर। तो ध्यान से देखिए आपके पास है, सबसे पहले अगर अपन देखें कि इस वॉल के ऊपर ये वेलोसिटी कितनी है, v है, v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी मतलब 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से बॉल जा रही है 30 डिग्री के एंगल के ऊपर। अब इस पे देखो दो चीजें हैं, समझना ध्यान से, मैं बहुत ही इसको कंपोनेंट के तौर पे समझाना चाहूंगा। ये v वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, ये एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली बात है आपके पास पे यहाँ पे कंपोनेंट बनता है, यानी इसको सीधी लाइन बनाए अगर अपन, तो यहाँ पे v है, ठीक है, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा आपके पास पे v cos थीटा, और इधर कितना लगेगा हमारे पास है v sin थीटा, है कि नहीं। यहाँ पे तो क्या लगेगा आपके पास पे, क्योंकि थीटा के पास वाली एक्सिस क्या हो जाती है cos थीटा, पहले भी बताया, और थीटा के वर्टिकल एक्सिस क्या हो जाती है v sin थीटा। फिर आ जाओ मेरे पास पे, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल है। अब डायरेक्शन मेरे पास अपोजिट, अब फिर ये कितना हो जाएगा मेरे पास v cos थीटा, और फिर इधर कितना रहेगा, क्योंकि वही वी वेलोसिटी, यानी 12 मीटर पर सेकंड से ही ये टच हुई और 12 मीटर पर सेकंड से ही निकल के आई, तो ये हो गया v cos थीटा, और फिर ये इसके पास वाली एक्सिस कितना हो जाएगा, प्लस में कर दो v sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पे, ठीक है, ये v cos थीटा और ये कितना हो गया v sin थीटा। इसको एक तरीका और है लिखने का हमारे पास के अंदर, अगर प्लस माइनस के फॉर्म में ले रहे हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी है, स्ट्राइक कर रही है, ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई इसकी, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं प्लस की जगह, कि ये माइनस v sin थीटा भी हो सकती है। अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो प्लस ही हो जाएगा, लेकिन अपन माइनस भी ले सकते हैं, काटना मत इसको। अच्छा, यहाँ से अगर अपन देखें, ये v cos थीटा ऊपर, v cos थीटा नीचे, डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये a और अपोजिट डायरेक्शन है, और वेलोसिटी सेम है, तो ऊपर वाली और नीचे वाली ये तो क्या हो जाएगा आपके पास में, माइनस हो जाएगा। इधर की तरफ लग रहा है एक v sin थीटा, एक v sin थीटा, दो आ रहे हैं आपके पास में। अगर मैं इसको निकालूं, पहले तो मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम, चेंज मोमेंटम में चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस हमारे पास है इनिशियल मोमेंटम, या फिर उसको आप कैसे भी देख सकते हो। फाइनल मोमेंटम क्या होगा आपके पास के अंदर, व्हाट इज अ फाइनल मोमेंटम, अगर मैंने फाइनल मोमेंटम ले लिया, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास m है, वेलोसिटी कितनी आ रही है v sin थीटा, माइनस आ रहा है यहाँ पे हमारे पास में। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास में इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो इसको नेगेटिव लूंगा, और इसको नेगेटिव लूंगा तो इसको पॉजिटिव, यानी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक माइनस है तो एक और भी किस में आएगा हमारे पास है, माइनस में ही आएगा, एम वी साइन थीटा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास में, प्लस हो जाएगा एम वी साइन थीटा, क्योंकि बॉल अपोजिट, क्योंकि मैं इधर मारा और अपोजिट डायरेक्शन में आई, तो
वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, और रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चेंज इन द मोमेंटम, तो क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो mv sin थीटा प्लस mv sin थीटा, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2mv sin थीटा, ठीक है। 2 ऐसे कैसे, m की जगह कितना लिख देंगे अपन 0.5, v कितना है मेरे पास पे 12, 30 डिग्री का एंगल है, साइन 30 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 1/2, ठीक है। ये कट गया, कट के कितना हो गया हमारे पास है 6, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कट गया, ये कट के कितना हो गया 10, 5 से 10 कटा तो फिर 2, 2 से 2 कट गया, बच गया कितना 6। ये आपका आंसर आया, मतलब मोमेंटम में चेंज आया कि 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। अब आपके पास में वो पूछ रहा है फोर्स, तो आप फॉर्मूला लगा लो हमारे पास में, क्या फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये होता है फॉर्मूला। न्यूटन के सेकंड लॉ से मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है 6, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना दे रखा है 0.25, पॉइंट हटा दो, ऊपर क्या लगा दो 100 लगा दो, 25 से 100 काटो 4, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, दिस इज योर आंसर। 24 न्यूटन आपके पास में क्या आ गया, आंसर आ चुका। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमारे को सॉल्व करना है, कि किस वेलोसिटी से बॉडी स्ट्राइक करी, अपोजिट डायरेक्शन में गई, मोमेंटम में चेंज निकाला, तो मोमेंटम में चेंज निकालने के बाद में बॉडी पे फोर्स निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए अगर अपन, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन, एम्स 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास में अ पर्सन यूज्ड फोर्स F शोन इन फिगर मूव टू अ लोड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये आपको डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। आइडेंटिफाई द करेक्ट सरफेस प्रोफाइल। यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि सरफेस प्रोफाइल कैसी होगी आपके पास में। लॉजिक क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अ पर्सन यूज्ड फोर्स F, अगर फोर्स F लग रहा है, अब फोर्स F कैसे लग रहा है हमारे पास पे, कॉन्स्टेंटली लग रहा है। फोर्स लग रहा है यानी बॉडी एसेलरेट करेगी, एसेलरेट करेगी। अब एसेलरेट किस तरीके से कर सकती है, यूनिफॉर्मली कर सकती है, नॉन यूनिफॉर्मली कर सकती है। अब यहां पे देख लीजिए फोर्स में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एसेलरेशन कांस्टेंट है। एसेलरेशन कांस्टेंट है यानी आपके पास के अंदर यूनिफॉर्म एसेलरेशन है। यूनिफॉर्म एसेलरेशन है, इसका मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, लेकिन कैसा चेंज आ रहा है, इक्वल चेंज आ रहा है, ठीक है। यानी बॉडी की वेलोसिटी में लगातार इक्वल चेंज आ रहा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारे पास में कौन सा डायग्राम करेक्ट हो सकता है, कि अगर मेरे पास के अंदर यहाँ पे अगर मैं समझूं, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है आपके पास से फोर्स डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, ठीक है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन, एक बार स्लोप पॉजिटिव में और एक बार स्लोप नेगेटिव में है। ऐसे समझिए कि एक बार स्लोप पॉजिटिव में, एक बार स्लोप नेगेटिव में। अब यहाँ पे हमारे पास पे तो ये तो लीनियर दिखा रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस सरफेस पे तो आपके पास के अंदर क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा, एसेलरेट ही नहीं करेगी। इस सरफेस पे ये वाली पे आ गया, तो इस सरफेस पे भी क्या होगा हमारे पास, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा। जब दूसरी वाली सरफेस पे यानी नीचे की तरफ बात करेंगे, तो यहाँ तो आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है आपके पास है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। इसमें हर एक पॉइंट पे चेंज आ रहा है, ये साइनोसॉइडल वेव की फॉर्म में हो रहा है कि आपके पास पे पूरा ही पोजीशन वैसे रहेगी, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब कौन सा बचा, ये क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार स्लोप पॉजिटिव में आ रहा है, एक बार स्लोप किस में आएगा, नेगेटिव के अंदर। तो क्योंकि आपके पास में फोर्स लग रहा है, याद रखिएगा फोर्स लग रहा है यानी बॉडी एसेलरेट कर रही है, एसेलरेट कर रही है यानी कौन सा मोशन हो रहा है हमारे पास पे, यूनिफॉर्म एसेलरेशन मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म एसेलरेशन मोशन मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन इक्वल चेंज आ रहा है। अब वेलोसिटी में चेंज कब आएगा, जब बॉडी की जो सरफेस होगी वो क्या होगी, लीनियरली चेंज रहेगी ऐसे। तो एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, तो एक बार पॉजिटिव में स्लोप, एक बार ये, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट, ये ऑप्शन 1 इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अ मैन ऑफ मास 90 kg इज स्टैंडिंग ऑन अ एलिवेटर, केबल ब्रोक सडनली। भाई साहब बहुत बुरा हुआ उस व्यक्ति के साथ। कैसे बुरा हुआ कि एक आदमी 90 किलो का स्टैंडिंग है एलिवेटर के ऊपर, केबल के ऊपर, और केबल ब्रेक क्या हो गई, उसकी टूट गई। इफ एलिवेटर फॉल्स देन द अपीरेंट वेट ऑफ द मैन। अब भाई साहब हुआ ये आपके पास के अंदर कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, सीधी सी बात है, रस्सी टूट चुकी है। अब उस टूटते वक्त उस बॉडी का वेट क्या होगा, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना सर, आपने बता रखा है जब बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगना ही बंद हो जाए, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उस बॉडी पे लग ही नहीं रहा, तो वो कंडीशन किसकी होती है, वेटलेसनेस की। दैट इज अ कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, और उस कंडीशन में बॉडी का जो वेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है।
90 क्या 500 किलो के आदमी को भी ऊपर से नीचे फेंकोगे तो उसकी वेट क्या होगा हमारे पास में 0 होगा। डेट इज अ कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। डेट इज अ, क्योंकि जितना बॉडी के ऊपर उस टाइम पे क्या लग रहा है, ऊपर फोर्स और नीचे दोनों बराबर, माइनस की वजह से उस बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगता तो बॉडी का वेट क्या हो जाता है, 0। क्या हो गया हमारे पास पे, 0। यानी उस वक्त क्या होगा आपके पास पे, इफ द एलिवेटर फॉल्स देन द अपीरेंट वेट ऑफ द मैन का अपीरेंट वेट कैसा लगेगा, 0 न्यूटन। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना हमारे पास पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं अगर हमारे पास पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा कि ये अब कुछ बच्चे देख रहे होंगे जो 10th से 11th में आए हैं कि सर ये आई जे के का क्या मतलब है, ये आई कैप जे कैप के कैप क्या मतलब है। 11th से 12th वालों को दिक्कत नहीं आएगी, 12th पास आउट वालों को भी दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ रखा है उन्होंने, वेक्टर्स समझ रखा है। लेकिन हमारे पास में तो क्या है, 10th से 11th वाले बच्चे भी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेंस को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो भी नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारे को सब कुछ सोचना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आज हम बात कर रहे हैं क्या, कि ये आईजेके का क्या कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे पास में अगर हम एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस है, कोई प्रॉब्लम। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस है। अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं, एक्स एक्सिस इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, इतना समझिए। अभी वाई एक्सिस को जे कैप से, जेड एक्सिस को के कैप से। बहुत डीपली नहीं पढ़ा रहा, थोड़ा सा समझा रहा हूं कि अगर कोई भी बॉडी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब उसकी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन है तो वो किसी ना किसी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर अपन बात कर रहे हैं अपन, तो कार्टेशियन फॉर्म में उसी की पर्टिकुलर पॉइंट की उसकी पोजीशन होगी कि उसकी एक्स एक्सिस पे क्या उसकी वैल्यू होगी, वाई एक्सिस पे क्या होगी और जेड एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में। तो मेरे पास में जो फोर्स निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 6 आई कैप, 8 जे कैप और 10 के कैप। इसका मतलब हो गया कि वो एक्स एक्सिस की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 6 न्यूटन, वाई एक्सिस की तरफ क्या लग रहा है, 8 न्यूटन, और जेड एक्सिस की तरफ क्या लग रहा है, 10 न्यूटन। तो ये हो गया 6 न्यूटन, 8 न्यूटन और 10 न्यूटन, ये फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं आपके पास के अंदर। तो ध्यान से देखिए कि +6 का मतलब हो गया +6 इधर की तरफ, -8 जे यानी नेगेटिव डायरेक्शन में 8 जे न्यूटन फोर्स लग रहा है, 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और 10 के पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है, रिक्वायर्स एन एसेलरेशन। अगर बॉडी की एसेलरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मास ऑफ द बॉडी कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास है फोर्स। समझना, पहले आपके पास है फोर्स दे रखा है, मैग्नीट्यूड फोर्स की वैल्यू दे रखी है 6 आई कैप -8 जे कैप +10 के कैप। अब मैं इस फोर्स का क्या निकालूंगा, मैग्नीट्यूड निकालूंगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √ऑफ ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। ऐसे ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है कि रिजल्टेंट वैल्यू क्या निकल के आ रही है। तो 3 डायमेंशन का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी 6 -8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। यानी कितनी वैल्यू होगी, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, 8 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास में 64, 10 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास में 100। यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल हो गया 200। 200 को लिख सकते हैं 2 × 100, 100 हमारे पास में 10 बाहर आ जाएगा और ये √2 लग जाएगा, यानी 10√2 न्यूटन फोर्स लग जाएगा। अब ये फोर्स लग चुका है, अब एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पे, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास में कितना, 10√2। मास कितना निकल के आ रहा है आपके पास में, व्हाट इज अ मास, मास की वैल्यू आपको निकालनी है। एक्सेलरेशन दे रखा है 1, मास निकालना है बॉडी का, एक्सेलरेशन दे रखा है 1, तो मास की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में 10√2 किलोग्राम। ये बॉडी का क्या हो गया, मास हो गया, ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे 10√2 किलोग्राम बॉडी का क्या हो गया, मास हो गया। देख लिया होगा आपने कि ये किस तरीके से सॉर्ट आउट हुआ। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ पर्सन ऑफ मास 60 kg लिफ्ट में है, 940 kg मास है लिफ्ट का,
and presses the button on the control panel, the lift starts moving upward with constant acceleration 1 meter per second square with an 1 meter per second square. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मान लेते हैं. तो टेंशन ऑन द सपोर्टिंग केबल क्या होगा? ध्यान से समझिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये लिफ्ट है, लिफ्ट का मास दे रखा है 940, उसमें एक व्यक्ति है जिसका मास है 60, यानी टोटल मास कितना हो गया हमारे पास में 1000 kg का. दोनों को ऐड कर देंगे तो इजी. बॉडी के ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल. ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रही है. ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाला ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस कर देंगे, वो बराबर होगा इस बॉडी पे लगने वाले फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ma. अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है आपके पास में? व्हाट इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वही टेंशन है उस बॉडी का, वही उस केबल का क्या है? टेंशन है. क्योंकि वो टेंशन कितना होगा वो यही तो पूछ रही है. माइनस का mg उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का ma, प्लस कितना हो जाएगा? mg. m हम कॉमन ले सकते हैं, बच जाएगा a प्लस जी. m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट इज द मास? मास की वैल्यू आ रही है हमारे पास पे, टोटल मास आ रहा है 1000 kg. लिफ्ट एसेलरेट कर रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. ग्रेविटेशनल एसेलरेशन दे रखा है 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11. 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किससे? 1000 से, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पे? 11,000 न्यूटन. ये बॉडी उतना न्यूटन फोर्स, उस टेंशन उस केबल पे लगेगा अपर डायरेक्शन के अंदर, यानी 11,000 न्यूटन टेंशन फोर्स उस बॉडी पे अपर की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से लिफ्ट अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ क्या करेगी? लिफ्ट करेगी. तो आप समझ चुके होंगे, आपके पास इसका आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड 11,000 न्यूटन. अब आपके होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली बात है इसको एक्सप्लेन करेंगे. अ बॉडी ऑफ मास m hits normally a rigid with velocity v and bounces back with the same velocity. इंपल्स कितना एक्सपीरियंस्ड होगा बॉडी के ऊपर? मेरे लेक्चर्स को अगर आप पढ़ोगे, सेल्फ निकालने की कोशिश करना. नेट से देख करके आप निकाल सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है. कोशिश करो कि खुद निकालो. फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखिए कि आपने जो निकाला है, आपका जो तरीका है वो सही भी है या नहीं है. क्योंकि अगर आपके पास में अगर तरीका सही हो गया तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, नेक्स्ट और क्वेश्चंस करने की आदत मिलेगी, और नहीं है तो आपको सीख मिलेगी आपके पास के अंदर कि कहाँ हम गलत जा रहे थे. लेकिन किसी भी तरीके से चीटिंग हमारे को नहीं करनी है. ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास में 4 ऑप्शन है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. मैं साथ साथ आपको टॉपिक को भी रिवाइज करा रहा हूं, साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी करा रहे हैं. कोशिश है कि आपका नीट का एग्जाम क्रैक हो सके, किसी तरीके से आपके पास में मेंस का एग्जाम क्रैक हो सके, और आप सफलता की ओर हासिल कर सके अपनी पहली सीढ़ी की तरफ. 10th से 11th वाले बच्चे मोटिवेट हो सके, 11th से 12th वाले, और 12th पास आउट स्टूडेंट भी इसको पढ़ करके अपनी तकदीर को आजमा सके, और कोशिश करें कि हमारा फ्यूचर, भविष्य नीट की तरफ और डॉक्टर की तरफ और इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ाने के लिए कोशिश करें. तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू.